किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके संबंध में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q और इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। या कह लें कि परीक्षण आवेश इसके चारों ओर कहीं भी रखेंगे तो उस पर विद्युत बल लगेगा और विद्युत बल जहां तक परीक्षण आवेश पर लगता है वही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आशय यह है कि इस पॉइंट आवेश के कारण इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र अनंत तक होगा या उस विद्युत क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होगा। अब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको देखनी है। तो मान लीजिए कि इस स्मॉल q आवेश से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं। तो इस आवेश q से पॉइंट P की दूरी हमें बता दी कि ये r है और अगर वेक्टर के रूप में देखा जाए तो इस P का पोजीशन वेक्टर r जो होगा वो पॉइंट आवेश q से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो r के बराबर होगा। चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को कहते हैं। तो यहां पर हम कोई परीक्षण आवेश अगर Q 0 रख दें तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश Q के कारण लगने वाले बल के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा Fe या केवल अभी आप लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखे तो अदिश स्वरूप में लिखे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए कि इस परीक्षण आवेश के एकांक परिमाण पर लगने वाला बल वही बल क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। तो ये यह क्या होगा कि परीक्षण आवेश Q0 पर Q के कारण लगने वाला विद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अब अगर इसी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, E निकालनी हो, तो हम इस परीक्षण आवेश पर लग रहे पूरे बल में इस परीक्षण आवेश के परिमाण से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे या इस बल और परीक्षण आवेश का रेशियो निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात होता है, अर्थात E इक्वल टू क्या लिखते हैं, F/Q 0 ये लिखते हैं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट E इक्वल टू F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा Q0। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये अभी स्केलर फॉर्म में है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, क्योंकि परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव है और ये आवेश भी पॉजिटिव है, तो बल की दिशा जो होगी ये प्रतिकर्षण बल होगा। तो Q से इस Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा, या कह लें कि बल की दिशा जो होगी प्लस आवेश Q को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, या कह लें कि वेक्टर R जो Q से P की तरफ है के दिशा के अनुदिश होगी। तो इसका अगर सदिश स्वरूप लिखें तो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, और दिशा को जोड़ना चाहें तो ये जो वेक्टर R है वह उसी की दिशा क्या होगी, इस E की दिशा होगी। तो वेक्टर R को इस तरह से लिख करके और उसका हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये भी हो जाएगा क्या, वेक्टर स्वरूप। और इसी को हम दूसरी तरह से लिख लेते हैं क्या, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर R बटे वेक्टर R का परिमाण। और वेक्टर R का परिमाण क्या होगा, इस वेक्टर का यहां से यहां तक जो वेक्टर है ये, इसका परिमाण R के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और वेक्टर R का परिमाण भी R है तो R क्यूब हो गया, और वेक्टर R। ये सदिश स्वरूप हुआ, ये भी हो गया और ये भी, ये और ये भी सदिश स्वरूप हो गया। तो सदिश स्वरूप के रूप में हम ये हमारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, स्केलर रूप में, अदिश रूप में, ये केवल परिमाण है। अगर दिशा की बात करें तो सब कुछ वही रहेगा, दिशा हो जाएगी इस Q आवेश के कारण जो परीक्षण आवेश पर लग रहा बल है उस बल की दिशा हो जाएगी। तो बल की दिशा क्या है, ये है, किधर की तरफ, Q को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो बल की दिशा अगर यह है तो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा वही होगी, यानी दिशा के रूप में हम इस वेक्टर R के यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, पूरा वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, ये हो गया। और इसको हम इस R को इस R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर R अलग से लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म के रूप में हो गया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम देखते हैं एक से अधिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको देखने के लिए हम ढेर सारे आवेश लेते हैं। पहला यहाँ पर Q1 आवेश है, और दूसरा Q2 आवेश है, तीसरा Q3 आवेश है, और चौथा Q4 आवेश है। इसी तरह से ढेर सारे आवेशों में Qn आवेश इस तरह से है। और इस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पॉइंट P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ये Q है, इसी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो यहाँ पर R जो है वो क्या है, बिंदु की आवेश से दूरी है। जैसे ये आवेश Q1 है, ये बिंदु P है, तो इस Q1 से आवेश की दूरी को हम R के रूप में दिखाएं। तो चूंकि यहाँ पर आवेश ढेर सारे हैं तो आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी को हम R1 लिख देंगे, आवेश Q2 से बिंदु P की दूरी को R2 लिख देंगे। तो इस तरह से R1, R2, R3, R4 क्या हो जाएगा, विभिन्न आवेशों से बिंदु P की दूरी हो जाएगी। अब हर आवेश को बिंदु P से मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा R1। और Q1 से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा को अगर हम एक वेक्टर के रूप में दिखाएं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Q1 के सापेक्ष, और इसको हम वेक्टर R1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वेक्टर R1
Q1 को P से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो हो गया वेक्टर R1। अब इस वेक्टर R1 की जो दिशा होगी ये होगी इस दिशा में। जैसे Q1 से P को मिलाया तो ये वेक्टर हो गया ये, और यही वेक्टर की दिशा हो गई। वेक्टर के रूप में लिखिए वेक्टर E1 बटा R क्यूब और R1 क्यूब, सॉरी R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर, ये E1 इक्वल टू हो गया। इसी प्रकार से Q2 को मिलाते हैं P से, ये, और ये बना अब जिस दिशा में Q1 के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, वही बल की दिशा क्या हो जाएगी, E1 की दिशा हो जाएगी। तो ये E1 की दिशा हो गई। अब Q2 को देखें तो Q2 को बिंदु P से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा R2, इस तरह से। अब इस P पर Q2 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाई R2 का क्यूब और वेक्टर R2, ये वेक्टर के रूप में। इसी तरह से E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बाई R3 क्यूब और वेक्टर R3, और E4 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 R4 का क्यूब और वेक्टर R4। इस तरह से अगर देखें तो En इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn बटा Rn का क्यूब और वेक्टर Rn। सबकी दिशा क्या हो जाएगी, बिंदु P के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R3, ये हो जाएगा, और Q4 के लिए इसको हम Q4 यहां मानते हैं, और इसको जब P से मिलाएंगे ये हो जाएगा R4 वेक्टर, और Qn को मिलाते हैं तो ये वेक्टर Rn हो जाएगा। और Q4 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E4 लिखें तो E4 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इसी तरह से Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो गया, इस बिंदु P पर अगर विभिन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखें, ये E1 ये हो गया, E2 इस तरह से हो गया, E3 ये इधर की दिशा में, E3 ये हो गया, E4 इस तरह से हो गया E4, और En ये En इस तरह से हो गया। तो इस P पर ढेर सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर के रूप में दिखाएंगे, और इनका परिणामी जो होगा वेक्टर सम होगा E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3 वेक्टर E4 वेक्टर E5, सबका जो वेक्टर सम होगा वही क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से अगर देखें तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू वेक्टर सम करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 प्लस En, ये हो जाएगा हमारा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से। तो ये क्या हो गया, किसी बिंदु पर एक से अधिक आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अलग अलग आवेशों के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया एक से अधिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। अब इसी E1, E2, E3 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाता है अंत में, E इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन हो गया, लिखेंगे Q1 बाई R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 प्लस Q2 बाई R2 का क्यूब वेक्टर R2 प्लस Q3 R3 का क्यूब वेक्टर R3। इस तरह से Qn बाई Rn का क्यूब इंटू वेक्टर Rn। ये क्या हो जाता है हमारा वेक्टर के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी लग गया। जैसे हम किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण विद्युत बल को देख रहे थे तो F इक्वल टू लिखे थे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn। इसी तरह से हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिए। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट 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 प्लस वेक्टर En। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में क्या लिखेंगे कि एक से अधिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संपूर्ण मान अलग अलग आवेशों का उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। या एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी अलग अलग आवेशों के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी अलग अलग आवेशों के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। यह क्या हो गया, यही विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।